माजी में बलोचिस्तान को बुरी तरह नजरअंदाज किया गया, गलतियों से सबक सीख कर आगे बढ़ना होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब, कहते हैं कौमी यकजहती से अमन के दुश्मनों को शिकस्त देंगे। बलोच भाइयों को यकीन दिलाता हूं, इंसाफ की बुनियाद पर लापता अफराद का मामला हल करेंगे। अमेरिका ने एक बार फिर पाकिस्तान के सियासी मामलात में मुदाखलत से इनकार कर दिया। नायब तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा कहती हैं अमेरिकी मुदाखलत इल्जामात में कोई सदाकत नहीं। शहबाज शरीफ को नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग के बयान का खैर मकदम करते हैं। इमरान खान का धमकी अमेज खत पर सुप्रीम कोर्ट से खुली समाअत का मुतालबा, कहते हैं कौमी सलामती कमेटी ने कंफर्म कर दिया कि साजिश हुई और धमकी अमेज खत भेजा गया। ज्यादातर अफराद को इल्म नहीं था कि वो साजिश का हिस्सा बन गए हैं, लेकिन मुझे मालूम हो गया था कि लंदन से साजिश हो रही है। इमरान खान जब हुकूमत में थे तो कहते थे किसी को नहीं छोड़ूंगा, अब हुकूमत में नहीं है तो तब भी कहते हैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। मुर्तजा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू, बोले आवाम का इस्तेहसाल करने वाले मुंह छुपा रहे हैं। पीटीआई के तमाम नाकाम सियासतदान बिलावल भुट्टो की सियासत से खौफजदा है। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शेरी रहमान कहती हैं बिलावल भुट्टो इमरान खान के आसाब पर सवार हैं। हमारे नौजवान कायद ने इनकी सियासी दुकान बंद कर दी है। पीटीआई का ममनुआ फॉरेन फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन पर जानिबदारी का इल्जाम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन कंडक्ट के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन पीटीआई के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जानिबदारी का मुजाहरा कर रहा है। और कोरोना की 5वीं लहर के वार कम होने लगे। मुल्क में 24 घंटों के दौरान मुस्बत केसेस की शरह 0.41% रिकॉर्ड। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 15,27,751 हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अहमद अली। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने खुजार चकलाक कौमी शाहरा का संगे बुनियाद रखकर तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि माजी में बलोचिस्तान को बुरी तरह नजरअंदाज किया गया, गलतियों से सबक सीख कर आगे बढ़ना होगा। दहशतगर्दी ने फिर से सर उठा लिया है, कौमी यकजहती से अमन के दुश्मन को शिकस्त देंगे। बलोच भाइयों को यकीन दिलाता हूं कि इंसाफ की बुनियाद पर लापता अफराद का मामला हल करेंगे। ने और हमायदीन ने बड़ी खुशदिली के साथ अपनी दिल की अमीक गहराइयों के साथ इसी शहर में जो हॉल है यहाँ पर मेयर का, या उसको जो भी उस नाम था, मेयर हॉल या क्या कहते हैं उसको, म्युनिसिपल कमेटी हॉल, वहाँ पर उन्होंने पाकिस्तान के साथ वालिहाना इलाक़ का ऐलान किया था। तो ये वो सूबा है खुददार बलोचों, पश्तूनों और दूसरी यहाँ पर जो कौमें रहती हैं उनका सूबा है। और आज मैं हम्बल फॉलोअर ऑफ हजरत कायद आजम और एक प्राउड पाकिस्तानी के तौर पर और खादमे पाकिस्तान के तौर पर यहाँ पर मौजूद हूँ। ये कहने के लिए
کہ گو کہ جغرافیائی لحاظ سے یہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، مگر آبادی کے لحاظ سے سب سے چھوٹا صوبہ ہونے کے باوجود جغرافیائی چیلنجز، بہت لمبے فاصلے، مسافتیں، بنیادی سہولتیں نہ ہونے کے برابر یہ صوبہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کی دوڑ میں بہت پیچھے رہ گیا۔ اور اگر یہ کہا جائے تو بات غلط نہیں ہے کہ سوئی سے گیس نکلے تو پورا پاکستان مستفید ہو، مگر یہاں کے باسی، یہاں کے رہنے والے وہ فائدہ نہ اٹھا سکیں۔ چلے گیس کو اگر مان بھی رہ جائے کہ دور دراز علاقوں میں پہنچوانے میں اگر کوئی دقت تھی تو باقی پاکستان کے ہر چپے میں تو یہ گیس گئی۔ اور اس سے بڑھ کر جو فائدہ اس صوبے کے عوام کو اس قدرتی دولت سے حاصل ہونا تھا، وہ 50 کی دہائیوں سے لے کر آج تک اگر آپ دیکھیں تو وہ آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ اور اس کے بعد اس صوبے کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ معدنی قدرتی دولت سے مالا مال کیا ہے۔ سینڈک کے آپ تانبے کے ذخیرے کو دیکھ لیں، ریکوڈک کے سونے اور دوسری جو بہت مہنگی جو قدرت نے وہاں پر ذخیرے دفن کر رکھے ہیں اس کو دیکھیں، اور اس کے علاوہ بے شمار پن بجلی کے یہاں پر بے شمار منصوبے جو بن سکتے ہیں ان کو دیکھیں، تو بلوچستان معدنیات کے حوالے کوئلہ دیکھیں، کوئلہ بے شمار کوئلہ ہے یہاں پہ۔ تو جو پوٹینشل جو اللہ تعالیٰ نے اس صوبے کو جو عنایات کی ہیں، نہ صرف یہ کہ اس کو ہم پوری طرح ایکسپلور نہیں کر سکے، اس کا فائدہ اس صوبے اور پاکستان کے دوسرے صوبوں کو نہ پہنچا سکے، بلکہ جو منصوبے ہیں وہ کسی نہ کسی طور لیٹیگیشن میں ہیں۔ آپ ریکارڈ کے دیکھیں، سالہ سال انٹرنیشنل کورٹس میں یہ لیٹیگیشن کا سبجیکٹ بنا رہا، اور اربوں روپے ہمارے وکیلوں اور دوسرے مداد میں ضائع ہو گئے، کئی سال ضائع ہو گئے۔ میں سمجھتا ہوں یہ ہماری اجتماعی بصیرت کا امتحان تھا جس میں ہم ناکام ہوئے، یہ ہماری اجتماعی جو کارکردگی کا امتحان تھا جس میں ہم ناکام ہوئے، یہ ہماری انفرادی اور اجتماعی ایک بہت بڑی ناکامی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ امریکہ نے ایک بار پھر پاکستان کے سیاسی معاملات میں مداخلت کرنے سے انکار کر دیا۔ نائب ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ ہمیشہ سے کہہ رہے ہیں امریکی مداخلت کے الزامات میں کوئی صداقت نہیں۔ شہباز شریف کے نیشنل سیکیورٹی میٹنگ کے بیان کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ جلینا پورٹر نے کہا کہ امریکہ پاکستان سے درینہ تعاون کی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور خوشحال جمہوری پاکستان کو امریکی مفادات کے لیے اہم سمجھتا ہے۔
اور ناظرین دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان سے چیف الیکشن کمشنر سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ بیرونی سازش ثابت ہو گئی، عوام کا سونامی اسلام آباد آئے گا، کارکنان حقیقی آزادی مارچ کی تیاریاں کریں۔ آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ پاکستان کی حقیقی آزادی کے لیے اسلام آباد کی کال دوں گا۔ پی ٹی آئی حکومت کو ہٹانے کی سازش لندن میں تیار ہوئی، نواز شریف، شہباز شریف اور آصف علی زرداری بھی شریک تھے۔ سپریم کورٹ معاملے کی اوپن سماعت کرے۔ عمران خان نے کہا کہ اللہ کا وعدہ ہے، سچ سامنے آتا ہے۔ قومی سلامتی کمیٹی میٹنگ نے کنفرم کیا مراسلہ اصلی تھا۔ جو بائیڈن انتظامیہ کے آفیشل نے تکبر کی زبان استعمال کی، ملک کے وزیر اعظم کو دھمکی دی گئی۔ عدم اعتماد سے پہلے ڈونر لو نے دھمکی دی۔ دھمکی میں کہا گیا کہ اگر عمران خان کو نہیں ہٹائیں گے تو مشکلات آئیں گی۔ ملک کے وزیر اعظم کے خلاف سازش کی گئی۔ ڈونر لو کی میٹنگ کے بعد اگلے ہی دن عدم اعتماد جمع کرائی گئی۔ عدم اعتماد جمع ہونے کے بعد تماشا شروع ہوا۔ سابق وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ہماری حکومت میں تاریخ میں سب سے زیادہ ایکسپورٹ ہوئی، سب سے زیادہ ٹیکس اکٹھا کیا گیا، تب ہمارے خلاف سازش کی گئی۔ اب ملک میں پورا افری کا ماحول ہے۔ اب تو واضح ہو گیا جو میں کہہ رہا تھا وہ سچ ہے۔ زیادہ تر لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا، انجانے میں سازش کا حصہ بنے ہوئے تھے۔ نواز شریف، شہباز شریف، زرداری سازش میں ملے ہوئے تھے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ شہباز شریف کو مراسلے کی حقیقت پتہ تھا، یہ بڑی دیر سے ان سے ملاقاتیں کر رہے تھے۔ مزید خبریں شامل کریں گے ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، اب آپ کو بتائیں کہ مرتضی وہاب کا کہنا ہے کہ عمران خان حکومت میں تھے تو کہتے تھے کسی کو نہیں چھوڑوں گا، حکومت میں نہیں تب بھی کہتے ہیں کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب کا کہنا تھا کہ عوام کا استحصال کرنے والے منہ چھپا رہے ہیں، تبدیلی آ گئی ہے، لوگوں نے کھل کر سوال کرنا شروع کر دیا ہے۔ مرتضی وہاب نے کہا کہ اسٹار گراؤنڈز پیس ایکٹ پر مشتمل ہے، یہاں 2.5 ارب روپے لاگت ہے، سپورٹ کمپلیکس بنے گا، جو سہولتیں کراچی کو دے کر علاقوں کو میسر ہیں وہی سہولتیں پسماندہ علاقوں کو بھی ملنی چاہیے۔ رکن قومی اسمبلی آغا رفیع اللہ نے کہا کہ الیکشن میں جو وعدے کیے گئے ان کی تکمیل جانب بڑھ رہے ہیں۔ شیری رحمان نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کے تمام ناکام سیاستدان بلاول بھٹو کی سیاست سے خوفزدہ ہیں۔ بلاول، عمران خان اور ان کے ترجمانوں کے اعصاب پر سوار ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ نائب صدر پیپلز پارٹی اور سینیٹر شیری رحمان نے اپنے بیان میں کہا کہ پی ٹی آئی بلاول بھٹو کے عوام مارچ سے بھی اتنا ہی پریشان تھے جتنا اب ان کے لندن کے دورے سے ہیں۔ نوجوان سیاستدان نے عدم اعتماد تحریک کی قیادت کر کے ثابت کر دیا کہ وہ اس ملک کے سیاست کا مرکز ہیں۔ شیری رحمان کا کہنا تھا کہ مخالفین کے پاس جب سیاسی جواب نہیں ہوتے تو زیادیات پر اتر آ جاتے ہیں۔ ان کی بدزبانی اور بدتمیزی سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے نوجوان قائد نے ان کی سیاسی دکان بند کر دی ہے۔ اب بدتمیزی اور گالم گلوچ کی نہیں، پارلیمان، آئین اور جمہوری کی سیاست ہوگی۔ ناظرین، تحریک انصاف نے ممنوعہ فارن فنڈنگ کیس میں الیکشن کمیشن پر جانبداری کا الزام لگا دیا۔ پاکستان تحریک انصاف نے ممنوعہ فنڈنگ کیس میں الیکشن کمیشن کنڈکٹ کی خلاف ورزی اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے۔ پی ٹی آئی رہنما عامر محمود قیانی نے وکیل انور منصور خان اور شاہ خاور کے ذریعے دائر درخواست میں الیکشن کمیشن کے علاوہ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم، جماعت اسلامی، عوامی مسلم لیگ، تحریک لبیک، باپ، بی این پی، اے این پی مینگل، پی ٹی آئی سمیت 17 سیاسی جماعتوں کو فریق بنا گیا ہے۔ درخواست میں 17 سیاسی جماعتوں کے خلاف کیسز کے
फैसला एक माह में करने की इस्तदा करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इलेक्शन कमीशन पीटीआई के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जानिबदारी का मुजाहरा कर रहा है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि इलेक्शन कमीशन पीटीआई अकाउंट्स की तरह 17 सियासी जमातों के अकाउंट्स की सिक्योरिटी से इनकारी है। इलेक्शन कमीशन के रुपए से पीटीआई मुतासिर हो रही है। इलेक्शन कमीशन को 17 सियासी जमातों के अकाउंट्स की छानबीन का हुक्म दिया जाए। इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया जाए कि स्टेट बैंक तमाम सियासी जमातों के अकाउंट्स की जांचबीन करेगा। स्टेट बैंक की रिपोर्ट के बाद इलेक्शन कमीशन सियासी जमातों के अकाउंट्स की तफसीलात आम करेगा। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि इलेक्शन कमीशन को हिदायत की जाए 17 सियासी जमातों के केसेस रोजाना की बुनियाद पर सुनकर एक माह में फैसला करे। इलेक्शन कमीशन को यह हिदायत भी की जानी कि पीटीआई के साथ जानिबदाराना रवैया ना रखे। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा शदीद अलील हो गए। गुर्दे शदीद मुतासर होने के बाद सर्विसेज अस्पताल में जेर इलाज हैं। टेस्ट की रिपोर्ट्स खराब आने से गुर्दे मजीद मुतासर होने का खदशा बढ़ गया है। आपको बताएं कि गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा रात गए तक गैस्ट्रो के मर्ज में मुब्तला रहे। सुबह 8 बजने के बाद सर्विसेज अस्पताल पहुंचे तो गुर्दों में इन्फेक्शन बढ़ चुका था। उमर सरफराज चीमा का इस वक्त RFT रिपोर्ट्स खराब आने पर इन्हें अल्ट्रासाउंड तजवीज़ किया गया है। गवर्नर पंजाब के ग्रेटर लेवल बढ़ने का 2.5 तक जा पहुंचा है। गवर्नर का यूरिया लेवल भी बढ़कर 50 हो गया है, जबकि सेहतमंद अफराद का यूरिया लेवल 7 से 30 तक होता है। MS सर्विसेज अस्पताल डॉक्टर आमिर मुफ्ती ने कहा है कि उम्मीद की जा रही है कि गवर्नर पंजाब जल्द सेहतयाब हो जाएंगे। नौ मुंतखब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की हल्फ बर्दारी के मामले पर वज़ीर आज़म हाउस से समरी ऐवान सदर को मौसूल हो गई, जिसकी तस्दीक ऐवान सदर सेक्रेटेरिएट ने करते हुए कहा है कि सदर मुमलिकत आइन और कानून के मुताबिक फैसला करेंगे। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म हाउस की तरफ से भेजी गई समरी में लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म का हवाला दिया गया है। ऐवान सदर सेक्रेटेरिएट का कहना था कि सदर मुमलिकत नौ मुंतखब वज़ीर आला पंजाब के हवाले से मुतल्लिक समरी का जायजा ले रहे हैं। सदर मुमलिकत आइन और कानून के मुताबिक समरी पर फैसला करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने सदर मुमलिकत को वज़ीर आला से हल्फ लेने के लिए नुमाइंदा मुकर्रर करने की हिदायत की थी। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब की तकरीब हल्फ बर्दारी में वज़ीर आज़म की शिरकत भी मतवक्के है। वज़ारत उज़्मा संभालने के बाद शहबाज शरीफ का पहला दौरा लाहौर होगा, जिसके लिए मुतल्लिका इदारों को आगाह कर दिया गया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब से मीडिया ज्वाइंट एक्शन कमेटी की मुलाकात में फेक न्यूज़ के खात्मे के लिए कानून साजी का फैसला किया गया है। फैसला किया गया कि पैमरा कानून में मुशावरत से कानून साजी की जाएगी। पैमरा कानून में फेक न्यूज़ के खात्मे के लिए शिक शामिल की जाएगी, क्योंकि फेक न्यूज़ से कौमी सलामती मफादात आवाम का इत्तेहाद को नुकसान पहुँचने का तदारुक होगा। इसके अलावा वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में आज़ाद इजहार की तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं करेंगे। सहाफ़त की मौत सियासत और जमहूरियत की मौत है। जमहूरियत और आइन की पैदावार ही इजहार राय की अहमियत और कदर जानते हैं। उन्होंने कहा कि सियासत, सहाफ़त और आवाम पर 4 साल क़यादत गुजर चुके हैं। चैनल, कॉलम, प्रोग्राम, जुबान और आंख बंद करके कौम की आज़ादी छीनने की कोशिश की गई। पीका ऑर्डिनेंस और PMDA जैसे काले कवानीन से 22 करोड़ आवाम को गुलाम बनाने की साजिश की गई। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि सहाफ़ियों की मुआशी तबाही का एहसास है, चाहते हैं जल्द इनके पीछे आगे बढ़ें। आपको बताएं कि वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने फ्यूल पर सब्सिडी ख़त्म करने का इंदिया दे दिया। उन्होंने कहा कि IMF तेल पर सब्सिडी नहीं चाहता, जिस पर
मुत्तफिक हूँ। वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल ने कहा कि मुल्क में IMF चाहता है कि तेल पर सब्सिडी ना दी जाए और मैं इससे मुत्तफिक हूँ। इमरान खान ने तेल पर सब्सिडी देकर आने वालों के लिए जाल बिछाया था। गरीब अफराद के लिए कुछ सब्सिडीज बरकरार रखना चाहते हैं। अब आपको बताएं कि एडवोकेट जनरल पंजाब को काम से रोक दिया गया। महकमा कानून और पार्लिमानी अमूर ने एडवोकेट जनरल पंजाब को मुरासला भेज दिया। मुरासले के मतन में कहा गया कि एडवोकेट जनरल पंजाब की जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत की नुमाइंदगी करना है। सूबाई हुकूमत की अदम मौजूदगी में एडवोकेट जनरल अदालत में पेश नहीं हो सकते। अहमद अवैस किसी अदालत में पंजाब हुकूमत की नुमाइंदगी नहीं कर सकते। अफगानिस्तान से फिर दरअंदाजी और दहशतगर्दों की फायरिंग से पाक फौज के 3 जवान शहीद हो गए। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों की फायरिंग का इंतहाई मौसर जवाब दिया। ISPR के मुताबिक फायरिंग देवागर शमाली वजीरिस्तान के इलाके पाक अफगान बॉर्डर पर की गई। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों की फायरिंग का इंतहाई मौसर जवाब दिया। मुसद्दिका इतलात के मुताबिक दहशतगर्दों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में हवालदार तैमूर, नाइक शुएब, सबाही साकिब नवाज शहीद हुए। दहशतगर्दों की जानिब से अफगान सरजमीन इस्तेमाल पर पाकिस्तान ने शदीद एहतजाज किया है। पाकिस्तान उम्मीद करता है कि अफगान हुकूमत मुस्तकबिल में दहशतगर्दों की सरगर्मियों को रोकेगी। दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फौज मादरे वतन के दिफा के लिए पुरअज़्म है। ISPR के मुताबिक बहादुर जवानों की कुर्बानियां हमारे अज़्म को मजीद मजबूत करती हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान के लिए बड़ा एजाज, उखुवत के बानी डॉक्टर अमजद साकिब का नाम नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद कर दिया गया है। इन्हें गुर्बत के खात्मे के लिए कोशिश और इंसानियत की खिदमत पर नामजद किया गया। आपको बताएं कि दुनिया के सबसे बड़े अवार्ड के लिए नामजद होने पर डॉक्टर अमजद साकिब ने कहा है कि सारी खिदमत सिर्फ रिज़ाए इलाही के लिए अंजाम देते हैं। फर्ज हुस्ना के लिए प्रोग्राम जल्द 1000 रुपए से शुरू किया था। मुल्क भर से 50 लाख अफराद को कर्जे हुस्ना दिया गया। जरूरतमंदों को बगैर सूद कर्जे हुस्ना दिया जाता है। रवा माली साल 40 अरब रुपए बिला सूद कर्जे हुस्ना का हदफ पूरा होगा। सरमायादाराना निज़ाम ने लोगों से एतमाद छीन लिया। कोई भी शख्स अपना नाम खुद नोबेल प्राइज के लिए नामजद नहीं कर सकता। अमजद साकिब ने कहा कि अखुवत फलाह इंसानियत के लिए एक मुकम्मल निज़ाम है। हम मुकम्मल खुद एतमादी के साथ लोगों को कर्ज हुस्ना देते हैं। अखुवत अब तक 50 लाख अफराद के माइक्रो फाइनेंसिंग में मुफीद कर चुका है। आज 162 अरब से कर्ज हुस्ना प्रोग्राम सबसे बड़ा मंसूबा बन गया है। नोबेल इनाम के लिए नामजदगी पर खुशी है। दीगर ममालिक में भी हमारे मॉडल को अपनाने पर काम किया जा रहा है। गुर्बत को अजायब घर की जीनत बनाना चाहते हैं। बुलेटिन में यहां वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। अब आपको बताएं कि पाकिस्तान का श्रीलंका से सजा याफ्ता 41 पाकिस्तानी कैदियों की रिहाई का फैसला। वजारत दाखिला की जानिब से जारी करदा एलामिये में कहा गया है कि कैदियों को सजा मुकम्मल होने पर उनकी रिहाई के अहकाम जारी किए गए हैं, जबकि इस सिलसिले में वजारत दाखिला ने रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दी है। आपको बताएं कि रिपोर्ट में कहा गया है कि स्पेशल जज सेंट्रल के फैसले की रोशनी में 40 से ज्यादा पाकिस्तानी कैदियों की रिहाई के अहकाम जारी किए गए। ताहम अदालती फैसले और पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक सजाओं पर नजरसानी की गई। 100 ग्राम से ज्यादा मनशियात केस में सजा याफ्ता
26 कैदियों को रिहा किया जा रहा है, जबकि 100 ग्राम से कम मुनशियात केस में सजा याफ्ता 15 कैदियों को रिहाई के लिए खत लिखा गया। वजारत दाखिला के मुताबिक श्रीलंका से रिहाई पाने वाले पाकिस्तानी मुनशियात स्मगलिंग केसेस में कैद थे। सजा याफ्ता 40 से ज्यादा पाकिस्तानी कैदी नवंबर 2020 में पाकिस्तान लाए गए थे, जबकि कैदियों को पाकिस्तान लाकर अडयाला जेल में रखा गया था। बुलेटिन में कुछ बात करें आलमी वबा कोरोना वायरस की, तो आपको बताएं कि कोरोना की 5वीं लहर के वार कम होने लगे। मुल्क में 24 घंटों के दौरान मुस्बत केसेस की शरह 0.41% रिकॉर्ड की गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 15,27,751 हो गई। NIH के ताज़ा तरीन अदादोशुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 82 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 5,05,904, सिंध में 5,76,071, खैबर पख्तूनख्वा में 2,19,437, बलोचिस्तान में 35,484, गिलगित बल्तिस्तान में 11,737, इस्लामाबाद में 1,35,170, जबकि आज़ाद कश्मीर में 43,308 केसेस रिपोर्ट हुए। नाज़रीन, सरकारी मुलाजिमीन के लिए अच्छी खबर, हुकूमत ने ईद उल फितर से कबल तनख्वाहों की अदायगी का फैसला कर लिया। हुकूमत ने ईद उल फितर से कबल तनख्वाहों की अदायगी के लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक सरकारी मुलाजिमीन को ईद की छुट्टियों से कबल तनख्वाह अदा की जाएगी। सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों की जल्द अदायगी ईद उल फितर की वजह से की गई है। आपको बता रहे हैं कि सरकारी मुलाजिमीन के लिए अच्छी खबर है, हुकूमत ने ईद उल फितर से कबल तनख्वाहों की अदायगी का फैसला कर लिया है। हुकूमत ने ईद उल फितर से कबल तनख्वाहों की अदायगी के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक सरकारी मुलाजिमीन को ईद की छुट्टियों से कबल तनख्वाह अदा कर दी जाएगी। सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों की अदायगी जल्द की जाएगी और ईद उल फितर की वजह से उनकी ईद से पहले अदा कर दी जाएगी। लाहौर में वफाकी वजीर सरदार अयाज सादिक की जानिब से अहले इलाका के लिए दावत अफ्तार का एहतमाम किया गया, जिसमें अहले इलाका की कसीर तादाद ने शिरकत की। मजीद अहवाल राना जाहिद की रिपोर्ट में। वफाकी वजीर सरदार अयाज सादिक की तरफ से हल्का 129 की आवाम के लिए पुरतकल्लुफ इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया, जिसमें आवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर जनाब सरदार अयाज सादिक, एहसन शराफत, राना आबिद हुसैन, राना शकील अहमद, सैयद हुसैन बारिगनानी, राजा लियाकत, मलक वहीद MPA, चेयरमैन इरफान गिलानी, सत्तार गुजर, रज़ाक गुजर, अली शाह, राना उस्मान, मुजाहिद रियाज, तारिक विक, फरहान हाशमी और फाजिल खान इस मौके पर मौजूद थे। सरदार अयाज सादिक ने इस मौके पर अवाम से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने हमेशा अवाम की तर्जुमानी की है और आने वाले दिनों में मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अवाम को मजीद रिलीफ देगी। लाहौर में वद्दुहा वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से अहसन इकदाम, रमज़ान राशन प्रोग्राम के तहत शालीमार के इलाके में मुस्तहिक अफराद में राशन तकसीम किया गया, जबकि माजूर अफराद को व्हील चेयर्स दी गई। इंतजामिया का कहना है कि वद्दुहा वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन गुज़श्ता कई साल से नादिर तबके में राशन तकसीम करने का फरीज़ा अंजाम दे रही है। इस मौके पर CEO वद्दुहा वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन राशिद का कहना था कि गरीब और मुस्तहिक अफराद का ख्याल रखना और इनके काम आना हम सब की जिम्मेदारी है, जिसमें हर फर्द को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। अब आपको बताएं कि रमज़ान मुबारक में आवाम को रिलीफ की फराहमी के लिए पंजाब हुकूमत का अहम इक़दाम। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की ज़ेर सदारत सिविल सेक्रेटेरिएट में इजलास हुआ। वज़ीर आज़म की हिदायत के मुताबिक रमज़ान बाजारों में चीनी 70 रुपये फी किलोग्राम दी जाएगी। आपको बता रहे हैं कि रमज़ान मुबारक में आवाम को रिलीफ की फराहमी के लिए पंजाब हुकूमत का अहम इक़दाम।
चीफ सेक्रेटरी पंजाब की ज़ेर सदारत सिविल सेक्रेटेरिएट में इजलास हुआ। वज़ीर आज़म की हिदायत के मुताबिक रमज़ान बाजारों में चीनी 70 रुपये फी किलोग्राम दी जाएगी। इसी बारे में डिटेल्स जानेंगे। हमारे साथ डेप्यूटी ब्यूरो चीफ शेख जाफिर मौजूद हैं। शेख जाफिर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी शेख जाफिर, आगाह कीजिएगा कि रमजान बाजार में 70 रुपये फी किलोग्राम के हिसाब से चीनी दी जाएगी। हुकूमत का ये इकदाम सामने आया है, आगाह कीजिएगा। जी, हमें चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफजल की ज़ेर सदारत वज़ीर आज़म की हिदायत के मुताबिक माह क़याम में अवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ की फराहमी के लिए सिविल सेक्रेटेरिएट में इजलास मुनक्कद हुआ। इजलास में डिविजनल कमिश्नर ने वीडियो लिंक के जरिए तफसीली ब्रीफिंग दी। इजलास में बताया गया कि तमाम जिला में आटा और चीनी वाफर दस्तयाब है। गंदम और खाद की स्मगलिंग की रोकथाम के लिए सरहदी जिला में चेक पोस्टों की तादाद में इजाफा किया गया है। सन्नत खुराक इतलात के महकमे के एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी DGPR कैन कमिश्नर पंजाब और मुतल्लिका अफसरान ने इजलास में शिरकत की, जबकि तमाम डिविजनल कमिश्नर व डिप्टी कमिश्नर वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुए। चीफ सेक्रेटरी पंजाब का इजलास में बताया देते हुए कहना था कि वज़ीर आज़म की हिदायत के मुताबिक रमजान बाजारों में चीनी 70 रुपए से किलोग्राम की कीमत पर फराहम की जाएगी और सुबह भर में 10 किलो आटे के थैले की 400 रुपए में वापस दस्तयाबी यकीनी बनाई जाएगी। रमजान मुबारक में लोगों को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ की फराहमी हमारी तरजीह है। चीफ सेक्रेटरी ने रमजान बाजारों के साथ साथ ओपन मार्केट में भी शायद जरूरतों की कीमतों की मॉनिटरिंग की हिदायत देते हुए कहना था कि ईद से कबल शायद पुरतनोश बिलखुसूस फलों और सब्जियों की सप्लाई पर कड़ी नजर रखी जाए। चीफ सेक्रेटरी ने गंदम खरीदारी मुहिम में डिप्टी कमिश्नर की कारकर्दगी की तारीफ भी की। जी, वज़ीर आज़म की हिदायत के मुताबिक रमज़ान बाजारों में चीनी 70 रुपये फी किलोग्राम फराहम की जाएगी। शेख जाफिर, आप हमें आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। लाहौर के इलाके समानाबाद में सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल डिपार्टमेंट का और तुर्किश रेड क्रिसेंट की जानिब से मॉडल चिल्ड्रन होम में दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। DG सोशल वेलफेयर मुदस्सर रियाज मलिक ने बच्चों के हमरा रोज़ा इफ्तार किया। DG सोशल वेलफेयर और रेड क्रिसेंट के ओहदेदार इब्राहिम और हामिद ने बच्चों में ईदी और तहाइफ तकसीम किए। इस मौके पर DG सोशल वेलफेयर ने कहा कि हमारी इस कोशिश का मकसद ये है कि इन बच्चों को अपने वालिदैन की कमी का एहसास ना हो। ये बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं और इन पर मुल्क की तरक्की और इन्हिसार है। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट यतीम और बेसहारा बच्चों का घर है। उन्होंने बच्चों को तमाम सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने के अज़म का इजहार किया। माह रमज़ान में बच्चों को डाइट प्लान पर भी इत्मीनान का इजहार किया। अब आपको बताएं कि काहना मेन बाजार में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आतिशज़दगी के बाद लाखों रुपए मालियत का सामान जलकर राख हो गया। आपको बताएं, लाहौर से खबर दे रहे हैं, जहां काहना के इलाके में मेन बाजार में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आतिशज़दगी के बाद लाखों रुपए मालियत का सामान जलकर राख हो गया है। इसी बारे में मजीद तफसीलात जानेंगे। रिपोर्टर डॉक्टर अदनान हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर अदनान, बताइएगा कितना नुकसान हुआ? जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाक़या लाहौर के इलाका काना नौ में पेश आया, जहाँ पर शॉर्ट सर्किट से ट्रांसफार्मर में आग लगी। आग की शिद्दत ज्यादा होने की वजह से कई दुकानें उसकी लपेट में आ गई और लाखों का सामान जलकर खाकसर हो गया, जबकि 2 अफराद जलकर जाम बहक हो गए। जाम बहक होने वाले में असलम सईदी और इनका भतीजा सदीक शामिल है। रेस्क्यू टीमों ने मौका पर पहुंचकर आग पर काबू तो पाया, लेकिन लाखों का सामान जो है जलकर खाकसर हो गया। इस अफसोसनाक वाक़ये के बाद इलाके की फिजा शोरगुजार है। जी, जानी नुकसान कोई नहीं हुआ। डॉक्टर अदनान, आप हमें आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन में 23 साला नौजवान ने अपने फ्लैट में बनाए गए स्पाइन नेट से स्कूल की नज़दीक 4 राहगीर को निशाना बनाया और फिर खुद को गोली मारकर अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया। आपको बताएं कि आलमी खबर रसा इदारे के मुताबिक पुलिस ने मीडिया को बताकर फायरिंग करने वाले नौजवान की शनाख्त 23 साला रेमंड एंस्पर्स के नाम से हुई है, जिसने फायरिंग से कबल सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी, जिसमें गलत हुज्जे के साथ कैप्शन लिखा था कि स्कूल शूटिंग एनी शाहिदीन, और सोशल मीडिया पोस्ट ने हासिल होने वाली मालूमात की मदद से पुलिस अपार्टमेंट तक पहुंचा दी गई।
आगे बढ़ें, आपको बताएं कि यूक्रेन की फजाइया का एक और NA-26 अंतोगारको तैयारा जनूबी मशरकी इलाके में गिरकर तबाह हो गया, जिसके नतीजे में पायलट हलाक और अमले के 2 अरकान जख्मी हो गए। आलमी खबररसा इदारे के मुताबिक यूक्रेन फजाइया का तकनीकी परवाज पर मामूर कार्गो तैयारा पावर लाइन से टकराकर हिचकोले खाते हुए जमीन बोस हो गया और तैयारे के 2 टुकड़े हो गए। जमीन पर गिरने के बाद तैयारे में आग भड़क उठी। हादसे में पायलट हलाक और अमले के 2 रुकन जख्मी हो गए। जिस इलाके में तैयारा गिरकर तबाह हुआ वहां जुज़वी तौर पर रूसी मुसल्ला अफवाज का कब्जा है, ताहम रूसी फौज ने तैयारे को गिराने की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है और यूक्रेनी फौज का कहना है कि तैयारा पावर लाइन से टकराने के बाद इस हादसे का शिकार हुआ। मजीद खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, बुलेटिन के शामिल करें खेलों की खबरें। तो आपको बताएं कि शान मसूद इंग्लिश काउंटी क्रिकेट चैंपियनशिप में लगातार डबल सेंचुरियां बनाने वाले पहले एशियाई क्रिकेटर बन गए। शान मसूद 89 बरसों बाद इंग्लिश काउंटी क्रिकेट चैंपियनशिप में लगातार 2 डबल सेंचुरियां बनाने वाले पहले एशियाई क्रिकेटर बन गए। इनसे कबल यह मुनफरिद कारनामा 1933 में इफ्तिखार अली खान ने अंजाम दिया था। शान ये एजाज पाने वाले पहले पाकिस्तानी भी बने। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उनसे कबल पाकिस्तान के अरशद परवेज ने 1977 में HBL के लिए लगातार 2 डबल सेंचुरियां बनाई थीं। लेस्टर शायर के खिलाफ डर्बी शायर की नुमाइंदगी करने वाले शान मसूद 219 रन बनाकर मैदान बदर हुए। आपको बता रहे हैं कि शान मसूद काउंटी क्रिकेट में डबल सेंचुरी बनाने वाले पहले पाकिस्तानी क्रिकेटर बन गए हैं। आपको बताएं कि इससे कबल ये एजाज मोहम्मद अली खान, इफ्तिखार अली खान के पास था। इनसे कबल यह मुनफरिद कारनामा 1993 में इफ्तिखार अली खान की जानिब से दिया गया। शान ये एजाज पाने वाले पहले पाकिस्तानी भी बने। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उनसे कबल पाकिस्तान के अरशद परवेज ने 1977 में HBL के लिए लगातार डबल सेंचुरियां बनाई गई थी। लेस्टर शायर के खिलाफ डर्बी शायर की नुमाइंदगी करने वाले शान मसूद 219 रन बनाकर मैदान बदर हुए। पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स इंतखाब आलम और जहीर अब्बास ने मुल्क में डिपार्टमेंटल क्रिकेट की बहाली के लिए हिमायत कर दी है, क्योंकि इसने माजी में बहुत से खिलाड़ियों की मदद की थी। इंतखाब आलिम का कहना था कि महकमाना क्रिकेट अपनी अंडर 19 टीम बना सकते हैं। वो माहिर कोचेज और मुआविन अमले के दीगर अरकान को नए टैलेंट की तलाश करने में अपना अहम किरदार अदा कर सकते हैं, लेकिन हुकूमतों ने महकमों की हौसला शिकनी की और जिसकी वजह से कई खिलाड़ियों के लिए दरवाजे बंद हो गए। इंतखाब आलम ने कहा कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट के जिन्होंने हौसला शिकनी की वो खुद माजी में इस निज़ाम से मुस्तफीद हुए थे। साबिक टेस्ट क्रिकेटर जहीर अब्बास ने मुतालबा किया कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट को फौरी तौर पर बहाल किया जाए और साबिक तमाम महकमों के क्रिकेट टीम बनाने का पाबंद किया जाए। जहीर अब्बास ने इस बात पर जोर दिया कि ये क्रिकेटर्स के लिए अपना पेशावराना कैरियर के मुताबिक खात्मे के बाद भी खेल सकते हैं और एक बेहतरीन जरिया है, इससे जारी रहना चाहिए। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि साबिक इंग्लिश कप्तान जो रोड को वजडन क्रिकेट अलमनाक के अपने ताज़ा तरीन एडिशन में लैंडिंग आलमी क्रिकेटर करार दे दिया गया है। जो रोड 64 मैचों में क़यादत के फ़राइज़ की अंजामदही के बाद अपना ओहदा छोड़ गए थे, मगर 2021 में 15 टेस्ट मैचेस के दौरान उन्होंने 1708 रन बनाकर खुद को आलमी क्रिकेट का बेहतरीन बैटर साबित किया, जिसकी बदौलत इन्हें विजडन 2022 के सरवोक पर भी जगह मिली। जो रोड
शानदार कारकर्दगी के बावजूद इंग्लिश टीम गुज़िश्ता 17 में से महज एक मैच ही जीत सकी। अलबत्ता विमेंस में लैंडिंग प्लेयर का एजाज जनूबी अफ्रीका के लेंजल को मिला था। भारत के शहर चंडीगढ़ में एक शख्स ने अपनी मर्जी के नंबर प्लेट हासिल करने के लिए लाखों रुपए लुटा दिए। आपको बताएं कि भारतीय शहर ब्रिज मोहन ने 71,000 भारतीय रुपए मालियत की मोटरसाइकिल खरीदी थी, जिस पर उन्होंने 15,44,000 रुपए का फैंसी नंबर प्लेट लगवाई। रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्रिज मोहन ने फैंसी नंबर चंडीगढ़ रजिस्टर्ड एंड लाइसेंस अथॉरिटी की जानिब से मुनक्किद की गई एक हालिया नीलामी में खरीदा है। नंबर्स की बोली 5 लाख रुपए से शुरू हुई, जो कि 15.5 लाख रुपए पर खत्म हुई। भारतीय शहरी की जानिब से मोटरसाइकिल के लिए खरीदा गया हर 0001 है, जो शहरी का कहना है कि ये एक ऐसी नंबर प्लेट अपनी मोटरसाइकिल पर लगा रहे हैं, ताहम दिवाली के मौके पर गाड़ी खरीदकर इस नंबर प्लेट को वहां मुंतकिल करेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक 0111 सीरीज के नंबर प्लेट दरअसल 179 सरकारी गाड़ियों में इस्तेमाल हो रहे हैं, जिनमें से 4 हरियाणा के वज़ीर आला की मुमलिकत है। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।